अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक है सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। ये बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक है, इसलिए मैं आधा आधा करके पढ़ाऊंगी। 2-3 दिन इसमें लगेंगे, ठीक है। तो आज हम सेलुलर स्ट्रक्चर्स देखते हैं और उनके फंक्शंस देखते हैं। 4 हम लोग सेलुलर स्ट्रक्चर्स देखेंगे। सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन है, ठीक है। सेल्स, अब हमें पता है सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। और ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी होती हैं ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सारे ऑर्गेनेलीज पढ़ाऊंगी, ठीक है। इसके अलावा सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलीज के साथ साथ कुछ स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो ऑर्गेनेलीज नहीं होती। और वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, वो ये हैं सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन। अब एक एक करके हम लोग ये चारों को देखते हैं। सबसे पहले आता है सेल वॉल। सेल वॉल से ही पता लग रहा है कि ये जरूर सेल के इर्द गिर्द सबसे बाहर प्रेजेंट होगी। तो सेल वॉल असल में एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जरूरी नहीं है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट हो। एनिमल सेल्स, जितने भी एनिमल सेल्स होते हैं उनके इर्द गिर्द सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। उनके जो सेल्स होते हैं ना उनकी बॉडी के अंदर, उनके इर्द गिर्द सेल्स के इर्द गिर्द सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। इसमें एनिमल्स भी आ सकते हैं और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी आ सकते हैं। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में देखा था कि जो किंगडम प्रोटिस्टा होते हैं उसके अंदर कुछ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोन्स हमने देखे थे। और प्रोटोजोन्स में एग्जांपल पढ़ी थी हमने अमीबा की जैसे के। तो ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं और इनके इर्द गिर्द भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी एनिमल्स के साथ रिजेम्बलेंस होती है इनकी, ठीक है। इसके अलावा सेल वॉल की बात करें तो ये एक नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है। सेल ऑल्दो लिविंग है, ठीक है, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो सेल वॉल होती है वो एक नॉन लिविंग कंपोनेंट होती है, ठीक है। साथ में ये एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है सेल का। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है इसलिए ये प्रोवाइड क्या करती है, शेप भी प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन भी करती है सेल की। और साथ में जो अंदर का लिविंग मैटर होता है ना, खुद तो वो नॉन लिविंग है लेकिन सेल तो लिविंग है ना, तो उसके अंदर जो लिविंग मैटर होता है उसको भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और ये जो अंदर का लिविंग मैटर होता है इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब ये सेल का लिविंग पार्ट होता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेलीज, जितने भी सेल के होते हैं वो सारे ऑर्गेनेलीज इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ये आपको डायग्राम से पता लग रहा होगा कि ये जो सेल मैंने बनाया हुआ है इसके सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो है सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन, वो इसके आगे मैं आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है। इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। उसके बाद ये जो आपको गैप सारा दिख रहा है और साथ में ये अंदर न्यूक्लियस भी आपको नजर आ रहा है, ये सारा प्रोटोप्लाज्म है। यानी कि ये जो सारा गैप भी है और न्यूक्लियस भी जो अंदर इसके इंक्लूड है, इस पूरे पार्ट को हम प्रोटोप्लाज्म कह रहे हैं विद न्यूक्लियस, ठीक है। इसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये सारा क्या है, लिविंग पार्ट है सेल का। और इसके अंदर सिर्फ न्यूक्लियस ऑर्गेनेली नहीं होती बल्कि और भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेलीज इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और भी डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब ये तो एनिमल सेल्स में हम लोगों ने देखा कि उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। अब प्लांट सेल्स की बात करते हैं। प्लांट सेल्स में हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जितने भी प्लांट सेल्स हैं उनके पास, उनके अंदर क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जो उनकी सेल वॉल होती है उसके अंदर डिफरेंट किस्म के केमिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लांट सेल वॉल की जो आउटर लेयर होती है उसको प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। यानी कि जो एनिमल सेल्स में तो हमने देखा कि उसके अंदर तो सेल वॉल ही नहीं है, लेकिन जो प्लांट सेल की होती है ना, बाहर वाली जो सेल वॉल होती है उसको हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। उसके अंदर भी
डिफरेंट केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट केमिकल आता है वो इसमें आता है सेलुलोज। ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, ये लाजमी तौर पे याद करने हैं। ठीक है, इसके अलावा जो प्लांट सेल्स आ जाते हैं, कुछ जो प्लांट सेल्स होते हैं जैसे कि जाइलम सेल्स हैं। प्लांट सेल्स भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, जाइलम सेल्स होते हैं, फ्लोएम सेल्स होते हैं और डिफरेंट सेल्स होते हैं। ठीक है, ये भी हम इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे कौन कौन से सेल्स होते हैं। ठीक है, अब जो प्लांट सेल्स होते हैं जैसे कि जाइलम सेल्स होते हैं, उनके पास सेकेंडरी सेल वॉल भी होती है। यूजुअली जो अभी हमने देखा है कि प्लांट सेल्स के अंदर प्राइमरी सेल वॉल होती है बाहर की तरफ, लेकिन कुछ सेल्स होते हैं जैसे कि जाइलम सेल्स है, उनके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल भी होती है। ठीक है, वो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये थोड़ी सी थिकर भी होती है, प्राइमरी की निस्बत ये क्या होती है, थिकर होती है। और इसके अंदर कौन से केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, मेजरली इसके अंदर लिग्निन प्रेजेंट होता है। प्राइमरी में हमने देखा सेलुलोज होता है, सेकेंडरी वाली जो सेल वॉल होती है इसके अंदर लिग्निन केमिकल प्रेजेंट होते हैं, और भी डिफरेंट केमिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, मेजरली मैंने बताया आपको। इसके अलावा इनके अंदर ये प्रॉपर्टी भी होती है कि ये इस एक सेल है सपोज जाइलम सेल, उसके साथ वाला जो सेल होगा ना जाइलम सेल ही होगा वो भी ऑब्वियसली। ठीक है, अब ये जो दो सेल्स है, जो दूसरी सेल वॉल होती है ना, दूसरे सेल की सेल वॉल, यानी कि ये देखें, ये सपोज करें ये एक सेल है। ठीक है, इसके साथ ये जो एक और सेल है। अब इस सेल की जो ये सेल वॉल है ना, ये सेल वॉल है। अब इस सेल के अंदर कुछ पोर्स इस तरह करके पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स से क्या होता है कि ये जो इसका साइटोप्लाज्म होता है ना, ये अंदर वाला प्रोटोप्लाज्म जिससे कहते हैं, ये इस तरह से आपस में शेयर करता है इन पोर्स की निस्बत। ठीक है, ये जो शेयरिंग और ये जो पोर्स जिसे हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, अब आपको समझ आ गई है क्या होते हैं ये प्लाज्मोडेस्माटा किसको कहते हैं। ये जो पोर्स हमारे पास दो सेल्स के दरमियान या जितने भी सेल्स प्रेजेंट है उनके सेल वॉल के अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन पोर्स के प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा से क्या होता है, उनका साइटोप्लाज्म शेयर होता है आपस में। ठीक है, ये ऊपर मैंने डायग्राम भी बनाई हुई है। आउटर वाली लेयर क्या है, प्राइमरी सेल वॉल। कुछ सेल्स हैं जैसे कि जाइलम सेल्स, उनके अंदर वाली लेयर क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल। उसके बाद आती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और फिर अंदर वो प्रोटोप्लाज्म है और फिर न्यूक्लियस है। ठीक है, अब ये जो फंजाई और मैनी प्रोटिस्टा आ जाती हैं, इनके अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सिर्फ एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन इनमें भी प्रेजेंट होती है। अब अगर फंजाई की बात करें, हमने पीछे भी चैप्टर नंबर 3 में देखा था कि फंजाई की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि इसकी सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये किसकी क्या है, यूनिक प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है, इसके अंदर काइटिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है कि कौन सी वाली सेल वॉल के अंदर काइटिन होता है, सिर्फ फंजाई की सेल वॉल के अंदर होता है। ठीक है, अब प्रोकैरियोट्स की बात करें, इनके पास भी सेल वॉल होती है। हालांकि ये प्रोकैरियोट्स हैं, इनके पास तो ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं होता, लेकिन सेल वॉल इनके पास भी प्रेजेंट होती है। और एनिमल्स जो सेल्स जो कि यूकैरियोट्स हैं, लेकिन फिर भी उनके पास सेल वॉल नहीं होती। अब प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनके अंदर सेल वॉल होती है। उनकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड उसको कहते हैं जो कि बहुत ज्यादा शुगर्स और अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो इनकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। ये सारे आपने एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये याद करना है। ठीक है, ये जो अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, सेल स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस वगैरह, ये सेल स्ट्रक्चर्स आपको चारों सेल स्ट्रक्चर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और बहुत ज़्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने अब आपको साथ साथ डायग्राम्स भी बना के दे दिए कि अगर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा तो आपने डायग्राम लाजमी तौर पे साथ में बनानी है। बेशक यही बना दीजिएगा, बुक वाली ना बनाइएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अच्छा, अब सेकंड हमारा स्ट्रक्चर आता है सेल का, वो है सेल मेम्ब्रेन। उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं।
जब वो एक आउटर मेम्ब्रेन हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसको कहते तो सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि ये सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है, तो ये इसको क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। लेकिन वो वाले सेल्स जैसे कि एनिमल सेल्स, उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, उनके अंदर अब सेल वॉल तो प्रेजेंट है नहीं, उसके पास सबसे बाहर कौन सी मेम्ब्रेन होगी? फिर उसके पास ये सेल मेम्ब्रेन होगी ना, ऑब्वियसली कॉमन सेंस वाली बात है कि सेल वॉल तो प्रेजेंट है नहीं एनिमल सेल्स में, तो फिर उनके पास कौन सी प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। जब सेल मेम्ब्रेन उनके पास आउटर लेयर में प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग आउटर मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, वरना बात एक ही है, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन सारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, किसी में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किसी में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट ना हो, ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। अब ये एक थिन इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि ये थोड़ी सी इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। सेल वॉल का हमने देखा वो सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती थी, वो नो लिविंग मटेरियल भी था। ये क्या है? ये बहुत थिन है और साथ में क्या है, इसकी नेचर थोड़ी इलास्टिक है, जो कि कवर करती है साइटोप्लाज्म को। अब फंक्शन इसका देखें, ये एक्ट करती है एज अ सेमी परमिएबल बैरियर। सेमी परमिएबल बैरियर का मतलब क्या है? बैरियर का मतलब होता है जहां से कोई चीज पास करती है। बैरियर का आम मतलब बता रही हूँ कि कोई भी चीज जहां से पास करती है ना, उसको बैरियर कहते हैं। अब सेमी परमिएबल का क्या मतलब है? सेमी का मतलब ये है कि ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर से कुछ मॉलिक्यूल्स पास आउट करते हैं और कुछ को ये ब्लॉक करती है, यानी कि सारी ये मॉलिक्यूल्स को पास नहीं कर रही, वरना तो ये परमिएबल बैरियर बन जाए। ये सेमी परमिएबल बैरियर है क्योंकि इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स पास आउट होते हैं और कुछ क्या होते हैं? ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। ये एक इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कह लें प्रॉपर्टी है। इस तरह से ये क्या करते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स को क्यों पास आउट करता है? इससे ये होता है कि इसकी जो सेल के अंदर की जो कंपोजिशन होती है ना, एलिमेंट्स वगैरह की जो कंपोजिशन होती है, या जो भी दूसरी स्ट्रक्चर्स की कंपोजिशन होती है ना, वो मेंटेन रहती है, ठीक है। इस वजह से कुछ मॉलिक्यूल्स पास आउट होते हैं और कुछ क्या कर देती है? वो खुद ब खुद ब्लॉक कर देती है। इस तरह से दो सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी मेंटेनेंस रहती है मॉलिक्यूल्स की। ना ज्यादा मॉलिक्यूल्स अंदर होते हैं, ना मॉलिक्यूल्स ज्यादा बाहर होते हैं, तो इस तरह से आपस में जब ये पास आउट करती रहती है तो ये मेंटेनेंस रहती है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये साथ में सेंस भी कर सकती है कुछ केमिकल मैसेजेस को, यानी कि ये इर्द गिर्द के सेल्स को भी आइडेंटिफाई कर सकती है। किस तरह से? ये सेंस कर सकती है केमिकल मैसेजेस को। जैसे कि आपने देखे कि कभी आपकी बॉडी में हार्मोनल मैसेजेस या इस तरह के मैसेजेस ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है। तो इन मैसेजेस को, केमिकल मैसेजेस को भी ये क्या कहती है? सेंस कर सकती है, ठीक है। केमिकल एनालिसिस किया गया सेल मेम्ब्रेन का, तो पता लगा कि ये सेल मेम्ब्रेन ज़्यादातर प्रोटीन्स और लिपिड से मिलके बनी होती है और कुछ इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मेजरली ये किससे बनी होती है? प्रोटीन से और लिपिड से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की गई थी सेल मेम्ब्रेन की, और एक मॉडल डेवलप किया गया था, उसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके मुताबिक क्या स्टेट किया गया था? इसके मुताबिक ये स्टेट किया गया था कि सेल मेम्ब्रेन एक लिपिड बायलेयर से मिलके बनी होती है, ठीक है। इसके अंदर लिपिड बायलेयर होती है और साथ में इसके अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं। साथ में इसके अंदर क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, वो कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स के साथ जुड़े होते हैं। इसके अलावा ये जो लिपिड बायलेयर होती है, ये फ्लूइडिटी भी प्रोवाइड करती है और इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करती है। मैंने ऊपर अभी आपको बताया था ना कि सेल मेम्ब्रेन इलास्टिक नेचर के होते हैं। वो क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर ये जो लिपिड बायलेयर होती है, ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। इधर जो मैंने डायग्राम बनाई हुई है, ये जो मैंने साइड में फॉस्फोलिपिड बायलेयर की लेबलिंग की हुई है, इसमें इसका फॉस्फोलिपिड बायलेयर क्यों कह रहे हैं, सिंगल लेयर क्यों नहीं कह रहे, बायलेयर क्यों कह रहे? क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हैं
कि ऊपर भी एक लेयर प्रेजेंट है और नीचे भी एक लेयर प्रेजेंट है। ये दोनों किसकी लेयर्स हैं? ये लिपिड्स की हैं। और फॉस्फोलिपिड इसलिए कहा गया क्योंकि ये एक टाइप होती है लिपिड्स की, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड्स असल में सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, ठीक है। तो ये फॉस्फोलिपिड्स की क्या है? बाइलेयर प्रेजेंट है। साथ में ऊपर इस मॉडल के मुताबिक क्या है? प्रोटीन्स अंदर एम्बेडेड होती हैं। तो ये दरमियान में ये जो बड़ी बड़ी बनाई हुई है, ये क्या है? बीन्स जो बने हुए हैं, ये क्या है? प्रोटीन्स हैं। ये इनके अंदर एम्बेडेड हैं, लिपिड बाइलेयर्स के अंदर कह लें कि दबे हुए हैं, ठीक है। अब ऊपर जो ग्लाइकोलिपिड मैंने लेबल किया हुआ है, ये देखें यहाँ पे ये कुछ कार्बोहाइड्रेट की चेन्स हैं। ग्लाइकोलिपिड इस तरह से कहा गया है क्योंकि ये लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। राइट साइड में आप देखें तो यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन्स मैंने लेबल किया है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन है। ग्लाइकोलिपिड में लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स का था, इधर किस चीज का कॉम्बिनेशन है? प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स का। तो इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स और लिपिड्स के साथ जुड़े होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स वहाँ पे लिपिड के साथ जुड़े हैं और वहाँ पे क्या है? प्रोटीन्स के साथ जुड़े हैं और ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बना दिया, ठीक है। फॉस्फोलिपिड का मैंने स्ट्रक्चर अलहदा से आपको बता दिया कि फॉस्फोलिपिड में ये जो नीचे आपको राउंड सा सर्कल नजर आ रहा है, इसका हाइड्रोफिलिक हेड होता है और ये जो अंदर लाइंस आपको नजर आ रही है, ये हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है कि ये वाटर लविंग होते हैं, इनको वाटर पसंद होता है, ये उसके अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। हाइड्रोफोबिक जो होते हैं वो वाटर के रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि उनको वाटर बिल्कुल पसंद नहीं होते, ना ही वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं। वो इसका स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड का इस तरह से होता है कि बाहर वाला हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक हेड होता है, वाटर लविंग होता है, और जो टेल्स होती हैं इसकी वो क्या होती हैं? हाइड्रोफोबिक होती हैं, यानी कि वाटर लविंग नहीं होते, ठीक है। इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो बाहर वाला हाइड्रोफिलिक होता है, इस वजह से ये वाटर लविंग है, इसी वजह से ये क्या करते हैं? इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये वाटर लविंग है, ठीक है। और अंदर तो वैसे ही हाइड्रोफोबिक है, वो तो बिल्कुल उनको वाटर पसंद ही नहीं है एक तरह से। एक मैंने अलहदा से लेबलिंग की हुई है कोलेस्ट्रोल की। कोलेस्ट्रोल इस तरह के जो क्या कहते ऑर्गेनेलीज भी होते हैं, ये कुछ सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये यूजुअली यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इस तरह के ऑर्गेनेलीज, ठीक है। वो भी सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुए होते हैं। ऑर्गेनेलीज में दूसरे क्लोरोप्लास्ट भी आ जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी आ जाता है, गोल्गी अपरेटस आ जाता है, और भी डिफरेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है, डिफरेंट इसमें ऑर्गेनेलीज आ जाती हैं, वो भी इसके साथ अटैच हो सकती हैं, ठीक है। और ये कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं ये हम आगे फर्दर लेक्चर्स में स्टडी करेंगे, पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। ऊपर मैंने आपको इतनी मरतबा साइटोप्लाज्म का लफ्ज़ यूज़ किया था कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द प्रेजेंट होती है। अब साइटोप्लाज्म असल में क्या होता है? ये एक सेमी वेस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है। विस्कस का मतलब होता है चिपचिपा, यानी कि ये सेमी विस्कस है, ठीक है। बिल्कुल ये स्टिकी नहीं है, सेमी है, ठीक है। और साथ में सेमी ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट तो आपको पता है ना, वाटर ट्रांसपेरेंट होता है जिस तरह से, और ना ही ये पूरे तरीके से ओपेक है कि बिल्कुल लाइट अंदर से पास ही ना हो रही हो, ऐसा नहीं है। ये एक क्या है? सेमी ट्रांसपेरेंट है, दोनों के दरमियान का एक सब्सटेंस, इसकी ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के दरमियान जितना भी एरिया होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। अब डायग्राम से आपको पता लगेगा, सबसे पहले बाहर है सेल वॉल, अंदर है सेल मेम्ब्रेन, दरमियान में मैंने एक न्यूक्लियस बनाया, उसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप होती है, ठीक है। ये तो हो गया बाकी का हिस्सा। अब ये जो न्यूक्लियर एनवेलप के बाहर का जो एरिया और सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला एरिया, ये जितना भी व्हाइट वाला हिस्सा है ये है साइटोप्लाज्म। ऊपर मैंने आपको बताया था प्रोटोप्लाज्म, ये आपने दोनों टर्म्स को कंफ्यूज नहीं करना।
प्रोटोप्लाज्म में ये होता है कि सेल मेम्ब्रेन के वो भी अंदर वाला पार्ट ही है, लेकिन उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अगर आप न्यूक्लियस को भी इन्वॉल्व करके बता रहे हो तो वो एक प्रोटोप्लाज्म है, लेकिन अगर आप न्यूक्लियर एनवेलप के बाहर वाले हिस्से की बात कर रहे हो खाली, तो वो क्या है, साइटोप्लाज्म। अगर न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियस के साथ बात कर रहे हो तो वो है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, दोनों टर्म्स को आपने मिक्स नहीं करना। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म कंटेन्स वाटर होता है इसके अंदर। ठीक है, और साथ में वाटर के अंदर क्या है, कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर CH बॉन्ड्स होते हैं। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनके अंदर CH बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स से मिलके इनका स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स का इसमें एग्जांपल आ जाती है प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, लिपिड्स की। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की बात करें तो इसके अंदर CH बॉन्ड्स नहीं होते, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स नहीं होते। ठीक है, ये जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होती है ना, जैसे इसमें एग्जांपल आ जाती है NaCl का तो पता है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है एक। ठीक है, तो उनके अंदर कोई CH बॉन्ड्स नहीं होते, तो ये क्या है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं। ठीक है, वैसे ही आपको इंफॉर्मेशन के लिए बताया है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म क्या करता है, ये प्रोवाइड, इसके अंदर अभी मैंने आपको बताया ना कितनी खाली जगह प्रेजेंट है, तो ये स्पेस प्रॉपर प्रोवाइड करता है। किनको, इसके अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हुए होते हैं। साइटोप्लाज्म ही वो एरिया होता है जहाँ पे सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रॉपर उनकी जो फंक्शनिंग भी होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, तो ये प्रॉपर तरीके से उनको स्पेस भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसके साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल रिएक्शंस भी अकर होते हैं। इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर होते हैं, जिसमें कैटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म है, बहुत ज़्यादा रिएक्शंस अकर होते हैं। ये चैप्टर नंबर 7 में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, एक इसमें रिएक्शन बताया हुआ एग्जांपल है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि जिसमें ग्लाइको से ही पता लग रहा है ग्लूकोज, लाइसिस ब्रेकडाउन, टूटना। ठीक है, ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की, कौन से प्रोसेस में, सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, और ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। क्यों होती है, ताकि ATP प्रोड्यूस किया जाए। और ATP क्या है, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है, जो कि यूज होता है एज ए एनर्जी सोर्स, और एनर्जी सोर्स से यूज होता है। फिर उसके बाद डिफरेंट इसमें मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आगे अकर होते हैं। ये हम पूरा डिटेल के साथ 7 चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, फोर्थ हमारे पास स्ट्रक्चर जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है वो है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन से ही पता लग रहा है किसी चीज का स्केलेटन है ना। तो इसमें नेटवर्क होता है माइक्रोट्यूबुल्स का और माइक्रोफिलामेंट्स का। अब माइक्रोट्यूबुल्स क्या होती हैं, ये मिलके बनी होती हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से। प्रोटीन्स की एक टाइप होती है ट्यूबुलिन, उनसे मिलके बनी होती है। ठीक है, साथ में ये सेल्स की शेप की मेंटेनेंस करती है, यानी कि सेल की जो शेप होती है ना उसको मेंटेन रखते हैं। साथ में ये क्या है, ये मेजर कंपोनेंट होता है सिलिया और फ्लैजेला का। सिलिया फ्लैजेला असल में स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये इनसे मिलके बने होते हैं माइक्रोट्यूबुल्स। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स की बात करें, ये थोड़े से थिनर होते हैं, बारीक होते हैं, और ये एक्टिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। वो माइक्रोट्यूबुलिन में देखें वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, और माइक्रोफिलामेंट्स किससे बने होते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स, सॉरी प्रोटीन से। और ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं सेल्स की शेप्स को चेंज करने में भी हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, माइक्रोट्यूबुल्स में हमने देखा कि सेल की शेप के ऊपर मेंटेन रखते हैं, लेकिन फिलामेंट्स क्या करते हैं, शेप को चेंज कर सकते हैं। किस तरह चेंज कर सकते हैं, ये डायग्राम में आप देखें कि बाहर वाले ये जो मैंने बारीक सी लाइंस बनाई हुई ये माइक्रोफिलामेंट्स है, और जो न्यूक्लियस के पास मैंने बनाई है वो माइक्रोट्यूबुल्स है। वो जो न्यूक्लियस के पास है ना वो सेल्स की शेप को अंदर से मेंटेन रखते हैं, लेकिन ये जो बाहर वाली है ना यहाँ से ये थोड़ी सी सेल्स को की शेप को क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ये माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है,
ये डायग्राम मैंने बहुत रफली बनाई हुई है, ठीक है। ये आप जब नेट से सर्च करेंगे ना इसकी डायग्राम साइटोस्केलेटन की, तो उधर से आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो आज हमारा टॉपिक बस इतना ही था, ठीक है। जो सेल्स ऑर्गेनेलीज हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। सारी ऑब्वियसली नेक्स्ट लेक्चर में भी नहीं होंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेलीज हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी, एमसीक्यूज के लिए भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी। ये जो माइक्रोट्यूबुल्स और माइक्रोफिलामेंट्स का भी मैंने आपको बताया, ये दोनों का डिफरेंस आ जाता होता है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।